अब सफ में आके बैठ गए जनाब वक़ार रिजवी साहब। ये भी तो रिजवी हैं, मैं भी रिजवी हूँ, कुछ ना कुछ तो असर आएगा। वक़ार रिजवी साहब ने एक नया कल्चर अवधनामे के ज़रिए से लखनऊ में पेश किया। मैं उन लोगों में से हूँ, और यहाँ पर इत्तेफाक से हमारे दोस्त दो लोग बैठे हुए हैं, एक डॉक्टर रमेश दीक्षित, प्रोफेसर रमेश दीक्षित पॉलिटिकल साइंस के, और दूसरे प्रदीप कपूर, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट। हम लोग का ख्याल है कि अवध का कल्चर बिल्कुल अलग है, अवध की सीमाएं अलग हैं, अवध की एग्जिस्टेंस जो है वो अलग है, और इसलिए अवध राज्य होना चाहिए। और अवधनामा एक बार इन्होंने निकाला है, तो हम तो समझते हैं कि हमारे अवध राज का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अगर आवाज़ है तो अवधनामा है। अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, मैं तो कांग्रेस का हूँ अभी तक, जो बड़ी खूबसूरती से इन्होंने एक बात कह दी रमेश जी कि हम तो कांग्रेस के पहले का हिंदुस्तान चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। कांग्रेसी के लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान न बटे, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1946 में जो वर्किंग कमेटी हुई थी आनंद भवन में, जिसके अंदर खान अब्दुल गफ्फार खां गांधी भी मौजूद थे, जवाहरलाल जी भी थे, मोतीलाल नेहरू जी नहीं थे, ये लोग थे। तो जब रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा, तो सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खां ने गांधी जी से कहा था कि गांधी जी, आपने हमें कहीं का नहीं रखा, ना इस देश का रखा ना उस देश का रखा, आपने हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त खिलवाड़ की है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बंटवारे की मुखालिफत की, और गांधी जी भी बंटवारे के मुखालिफ थे। बंटवारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बंटवारा हुआ, एक गलती हुई, अगर गलती जो है वो सुधार ली जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने जिस वक्त ये बात कही है वो बात ज़रा सा अच्छी नहीं लगी, समझे आप। बंटवारा जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर नहीं ख़त्म होता, पाकिस्तान एक रियलिटी है जिसको आप इनकार नहीं कर सकते, बांग्लादेश एक रियलिटी है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, चाहे जो कुछ कहिए, चाहे जितने नारे लगाइए, लेकिन उस रियलिटी को रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप एक कॉन्फेडरेशन नहीं बना सकते? क्या एक लूज कॉन्फेडरेशन नहीं बना सकते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह से? क्या आपके बहुत से टॉपिक्स अलग रहें, कुछ सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट हो और कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट्स हो, उन पर एक हो जाइए। अगर बर्लिन की दीवार गिर सकती है तो क्या खोखरा पहाड़ की दीवार नहीं गिर सकती? क्या बांग्लादेश की दीवार नहीं गिर सकती? क्या हम लोग एक नहीं हो सकते? हम आपके इस मूवमेंट के पूरी तरह से साथ है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक लूज कॉन्फेडरेशन जो है वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बने, ताकि बल्कि मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान भी बने। अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हम में ये जो एहसास कमतरी है, हम हर वक्त अपनी वफादारी का जो सबूत देते हैं, छोड़ दीजिए इसको देना। हमें कोई भी न किसी को सबूत देने की ज़रूरत है, न किसी को बताने की ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान के हैं। हम वो हैं जिनके बारे में क्या कहा था, याद है आपको? कुछ याद आया? अगर न याद आया हो तो मैं सुना दूंगा आपको क्या कहा था कि ए आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। उस कारवान में हम भी थे, उस कारवान में वो लोग थे जो यहाँ पर पिदर को पात्र कहते हैं, लेकिन पिदर की आवाज़ जो है हमें ईरान में सुनाई देती है। जो मात्र कहते हैं माँ को, मादर की आवाज़ हमें ईरान में सुनाई देती है। जो भ्रातृ कहते हैं भाई को, ब्रादर की आवाज़ हमें ईरान में सुनाई देती है। जो अंगुष्ठ कहते हैं उंगली को, अंगुष्ठ की आवाज़ हमें ईरान में सुनाई देती है। जो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और ईरान में सुनाई देता है फिदायत शवम। अभी मौलाना हमीदुल हसन साहब फरमा रहे थे, जब संस्कृत की बात हो रही थी, ये तो कुछ फारसी लग रही है। संस्कृत और फारसी एक सगी बहनें। आर्यंस यहाँ पर आए बोलन और खैबर के ज़रिए से। पंडित रमेश चंद्र दीक्षित जी, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर, हम भी आपके साथ आए थे। आपको याद ना होगा, लेकिन हम बताते, हमने आपको देखा था कि हम आपके साथ आए थे। यहाँ पर आए, सतलज, व्यास, और उसके बाद आगे आकर जब हम यहाँ पर दोआबा में पहुँचे, तभी इकबाल ने कहा था
कि उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। यहाँ पर आकर हमने एक नया कल्चर दिया, यहाँ पर आके हमने एक नई शिक्षा दी, यहाँ पर आके हमने एक नया एग्रीकल्चरल सिस्टम दिया। हम अपने साथ गाय भी लाए थे और बैल भी लाए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मोहरें हैं वो इस बात की तायीद करती है कि हमारा कल्चर क्या था। बैल जो था वो हमारी मोहर थी। बैल और गाय, रमेश जी, हिंदुस्तान का जानवर नहीं है, ये एशिया माइनर का जानवर है। यहाँ का जानवर भैंस है, भैंस, गाय नहीं है। जो लोग कहते हैं गाय हिंदुस्तान का जानवर है, नहीं है। ये आर्यंस के साथ यहाँ पर आया था गाय, इसको हम लाए। यहाँ पर हम वो लैंग्वेज लाए जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। टकराव हुआ, टकराव यहाँ द्राविड़ लोगों के साथ हुआ। हमेशा जब कोई हुक्मरान आता है तो टकराव होता है। अंग्रेज जब आए तो टकराव हुआ, जब यहाँ पर बाहर से लोग आए, तातारी आए, मुगल्स आए, टकराव हुआ। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो टकराव खत्म हो गया और एक नया कल्चर यहाँ पर उभरा, जिसके अंदर संस्कृत की ग्रामर भी थी, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी थी, जिसके अंदर मैथमेटिक्स भी थी, जिसके अंदर सितारों की सारी मूवमेंट्स भी थे, जिसके अंदर मेडिसिन भी थी, जिसके अंदर आज की फिजिक्स भी थी, जिसमें एस्ट्रोफिजिक्स भी थी। वो एक कल्चर यहाँ पर उभरा और वो कल्चर जो था वो हिंदुस्तान का कल्चर था, वो किसी खास मजहब वाले का नहीं था। उस कल्चर के अंदर अम्बार रिजवी भी शामिल थे, उसमें रमेश चंद्र दीक्षित भी थे, उसके अंदर प्रदीप कपूर भी थे। जितने लोग आए उससे वो लोग सब शामिल थे। तो हम क्यों एहसास कमतरी में हैं? हम क्यों बताते हैं कि साहब हम बड़े वफादार हैं? हम तुमसे पूछते हैं कि तुम वफादार हो या नहीं हो। हम पूछते तुम वफादार हो या नहीं हो। हम याद दिलाएं अगर तारीख को, इतना न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख। अगर हम पूछे आपने द्राविड़ लोगों के साथ क्या किया, आपने उनको राक्षस क्यों बनाया, आपने क्यों मजबूर किया कि वो जंगलों में चले जाएं, आपने क्यों इस बात पे मजबूर किया कि आर्य अनार्य का झंझट हो। भूल जाइए इन बातों को। हद से जो कुछ हद से गुज़श्त जो गुजर गया वो गुजर गया। आइए एक नए हिंदुस्तान की हम बात करें। जैसा कि टैगोर ने कहा था कि पूरब पश्चिम आते आसे तब सिंहासन पासे, हर तरफ से आए। याद रखिए हमला आवर यहाँ जो आए वो तीन तरह के थे। एक हमला आवर वो थे कि जो सिर्फ हमला करने आए थे, जो सिर्फ अटैक करने आए थे, जो सिर्फ लूटते आए थे। अलेक्जेंडर वॉज वन ऑफ देम। अलेक्जेंडर यहाँ पर आया और जब यहाँ पे सतलज के किनारे खड़ा हुआ तो उसने सेल्यूकस से कहा था कि पूरे हिंदुस्तान को हमारा बीकोफिलस जो उसका घोड़ा था उसकी टापों से हम रौन देंगे। लेकिन वो नहीं कर सका। थोड़े दिनों के बाद बीकोफिलस उसी दरिया के किनारे मर गया जहाँ पर उसका मज़ार बनाया गया था। और वो कबीर की वो बात याद आई कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तोए। वो हो गया, वो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। जो लोग हमला करने आए थे हिंदुस्तान पर, कुछ लोग आए थे हमला करने, यहीं बस गए। और कुछ लोग ऐसे आए कि जिन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाया और यहीं के मिट्टी में मिल गए। ये दरख्त, ये फूल, ये पौधे जिनके बारे में गालिब ने कहा था सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी जो पिन्हा हो गई। तो ये जो खून, ये जो आप देख रहे हैं, हरियाली देख रहे हैं, इसमें हमारा भी हिस्सा है, इसमें हमारा भी खून मिला है, इसमें हमारी भी खाद मिट्टी मिली है। तो हम क्यों एहसास कमतरी का शिकार हों? आप देखते जाइए, मैं 5-7 मिनट से ज़्यादा आपका नहीं लूँगा। आप ये सिलसिला चलता रहा। गौरी आए, मोहम्मद गौरी, किसने बुलाया? भूल न छेड़िए इस किस्से को। यहाँ पर किसने बुलाया? अरे बाबर को किसने बुलाया इब्राहिम लोदी के खिलाफ? न छेड़िए इस किस्से को तो बेहतर है। तारीख के और आप मत पलटिए, बहुत तलखियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन बाबर यहाँ पर आया एक बादशाह की हैसियत से, एक फातेह की हैसियत से। हिंदुस्तान की मिट्टी की ये खासियत रही है कि लोग यहाँ पर फातेह की हैसियत से आए लेकिन मफतू हो गए। आए थे फतह करने लेकिन खुद वो फतेह हो गए। और इस बात को मेरा ख्याल सबसे बेहतर तरीके से अगर किसी ने लिखा है तो सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है, जिनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
उन्होंने कहा हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान का कल्चर एक ऐसे बिल्कुल उस अजदहे के मानिंद है जो हजरत मूसा का था। आपको मैं, यहाँ हमारे नौजवान बैठे हैं उनको शायद न मालूम हो कि जब मूसा की परवरिश, हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में हुई थी, उसके बाद जब उन्हें खुदा की तरफ से ये हुक्म मिला कि ऐ मूसा तुम जाओ और फिरौन से कहो कि खुदा एक है, खुदा को माने, तो ये जब गए फिरौन के पास रैमसीस द सेकंड, तो इन्होंने कहा कि खुदा को मानो, और उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो यदे बैजा ही तो था। क्यों बोला ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं मजहब का भी नहीं। बात ये देखिए, एक बात बता दूँ, खफा ना होइएगा हुजूर वाला, आप कुछ लोगों से बहुत डरना चाहिए। मैं पहले बताऊँ, सबसे पहले किससे? सबसे पहले पुलिस से बहुत डरना चाहिए, दूसरे पॉलिटिशियन से बहुत डरना चाहिए, पता नहीं कब बेइज्जत कर दें, तीसरे वकार से बहुत डरना चाहिए, प्रेस से, और चौथे मौलाना मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कह सकूं किससे डरना चाहिए, और एक और नाम है वो भी मैं हिम्मत नहीं कर सकता कि किससे डरना चाहिए, न मालूम किस चौराहे के ऊपर वो बेइज्जत कर दे, उससे भी डरना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो सारा सिस्टम जो है वो आज इस बात का है कि हम किसी से के सामने एहसास कमतरी में न हों, एहसास कमतरी का इजहार न करें। चलिए बाबर से मैं एक 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। बाबर ने एक वसीयत लिखी हुमायूं को, जिसके अंदर साफ साफ उसने लिखा कि यहाँ पर हिंदुस्तान में जो दूसरे मजहबों की मुक़द्दस जगह है उनकी इज्जत करो। गाय के बारे में लिखा, अरे गाय हमसे ज़्यादा कौन जानता है? हमारे तो कुरान के अंदर सूरह बकर है, सूरह बकर जो है वो कुरान के अंदर है। आप बता दीजिए, किसी भी यहाँ पे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद होंगे, किसी रिलीजियस किताब में बता दीजिए कि गाय के ऊपर कोई सूरा हो। गाय की अजमत तो कुरान के अंदर है। सूरह बकर सबसे बड़ा सूरा है, अगर मैं गलत नहीं मौलाना आपके हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ, सबसे बड़ा सूरा है। तो हम तो गाय की इज्जत करते हैं। गाय की इज्जत की बात की, अकबर का दौर आया, अकबर ने एक ऐसा सिंथेटिक कल्चर बनाया, एक सिंथेसिस पैदा की कि सारे हिंदुस्तान के लोग रहें, और वो ज़माना था कि एक तरफ अकबर की आवाज़ थी कि सब लोग एक साथ रहे, दूसरी तरफ अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे गुरुदेव नानक जी की आवाज़ थी कि सबको साथ ले रहे थे कि सब आओ, सब लोग एक साथ हो, ईश्वर एक है, सब सत श्री अकाल। व्हाट इज दिस? कि यही तो कुरान के अंदर है कि जिसका कोई ना वक्त मुकर्रर है, ना उसका टाइम मुकर्रर है, ना उसका कोई स्थान है, जगह है। यही कॉन्सेप्ट जो है सिखिज्म का भी है। एक तरफ रामायण लिख रहे थे, आम आदमी की ज़बान में वाल्मीकि रामायण को लिख रहे थे गोस्वामी तुलसीदास जी, और एक तरफ चित्रकूट में जहांगीर के जबर इस्तेब्दाद से आजिज़ आकर अब्दुल रहीम खान खाना कह रहे थे कि हर तरफ चाहे जो कुछ भी हो जाए, यहाँ पर जहांगीर की फौजें नहीं पहुँच सकती हैं। ये उन्होंने कहा था कि पावन देवन हार कोई और है, देवत जो दिन रैन, लोग भ्रम हम पर करे, तासो नीचे नैन, देने वाला तो कोई और है जो हमेशा हर एक को दे रहा है। ये सिलसिला चलता रहा, और ये सिलसिला हिंदुस्तान की तारीख का वो बदतरीन दिन था कि जब भाइयों में लड़ाई हुई तख्त के लिए, और एक ऐसा सिस्टम हो गया कि सब आपस में नफरत फैल गई। और उसके बाद आइए 1857 से पहले, जैसे हमारे छोटे भाई उस्मान साहब ने कहा था कि मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के खिलाफ साजिश करके क्लाइव के साथ वहाँ पर सारा बंगाल जो था वो ख़त्म करवा दिया। साउथ के अंदर जिस वक्त श्रीरंगापट्टनम में 1799 में टीपू सुल्तान का परचम गिरा था, जिस वक्त उसकी लाश मिली थी, उस वक्त समझ लीजिए जंग आज़ादी जो थी वो वही उसकी नई इब्तिदा हुई थी, और हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत जो थी वो पूरी तरह से मुसल्लत हो गई थी। उसके बाद वो 1857 आया। अब मैं 2-3 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, बात ख़त्म करूँगा अपनी, कि 1857 के बारे में, अभी औरतों के बारे में आप बात कर रहे थे, बेगम हज़रत महल के बारे में बात आई। मैं तो जो कुछ खिदमत बेगम हज़रत महल की कर सका मैंने की।
मैंने वो सड़क जिससे बेगम हजरत महल लखनऊ से बूंदी तक के गई थी, कुर्सी होते हुए, महमूदाबाद होते हुए, रामपुर मथुरा होते हुए, रेवसा होते हुए, चंदौली घाट होते हुए, उस सड़क को मैंने पक्का बनवाया और उसका नाम बेगम हजरत महल मार्ग रखा। राजीव गांधी ने उसका इफ्तिताह किया। मैं महमूदाबाद में हजरत महल डिग्री कॉलेज बनवा रहा हूं। मैंने अपने पॉलिटेक्निक का जो सबसे बड़ा हॉस्टल था उसका नाम बेगम हजरत महल हॉस्टल रखा। तो मैं तो जो कुछ मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो कुछ है मेरे पास, न तो कोई ट्रस्ट है, न मेरे पास कोई इंडस्ट्री है, कोई चीज़ नहीं। एक किसान है जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, एक आध बाग है, बस इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। आपकी मोहब्बत है। तो 1857 में जो लोग कहते कि बगावत शुरू कैसे हुई, बगावत किसी आदमी ने नहीं शुरू की थी। यहाँ पर तारोशन तकी साहब बैठे हुए हैं, ये लोग, आप लोग सब बैठे हुए हैं। बगावत अगर आप हिंदुस्तान की देखें तो कैसे शुरू हुई? कारतूस आए इंग्लिस्तान से, उसमें चर्बी लगी हुई थी। लोगों ने इनकार किया मेरठ छावनी में, एग्जीक्यूट किए गए कुछ लोग। आप जानते हैं उस ज़माने की छावनियों में रेड लाइट एरिया हुआ करता था। जो वहाँ के सिपाही थे, रात को जो मेरठ छावनी की तवाइफें थी, उनके घरों पे, कोठों पे पहुँचे। उन तवाइफों ने उनको चूड़ियाँ दी और कहा ये चूड़ियाँ पहन लो तुम लोग दाऊ जी और चले जाओ वापस। तुम्हारे साथी तुम्हारे सामने एग्जीक्यूट कर दिए गए और तुम लोग खड़े देखते रहो। वो चिंगारी जो थी वो शोला बन गई और दूसरे दिन मेरठ छावनी में बगावत हो गई। आगे बढ़िए, ये सिपाहियों का और ये मुजाहिदों का लश्कर जो है वो दिल्ली की तरफ जाता है। दिल्ली के लाल किले के दरवाजे पर दस्तक देता है, दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। बहादुर शाह जफर कहते हैं नहीं, हम इसकी क़यादत नहीं करेंगे, हमारे पास है क्या, हम कैसे क़यादत करें। जीनत महल कहती हैं नहीं, आपको क़यादत करना पड़ेगी। औरतें ने शुरू करवाई थी। हिंदुस्तान की क़यादत अगर किसी ने मजबूर किया है तो किसी मर्द ने नहीं मजबूर किया था, औरत ने मजबूर किया था। दोनों जगह पर औरतों का रोल है। उसके बाद आइए मध्य भारत में, आइए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। गुलाम गौस खां उनका तोपची, उनकी जगह वहाँ शहीद हो गया। वहाँ पर यहाँ भी औरत जो है वो लीडरशिप कर रही है। औरत की लीडरशिप में मध्य भारत में भी लड़ाई हो रही है। शुरुआत भी औरत, बीच में भी औरत, यहाँ भी औरत, और उसके बाद लखनऊ आ जाइए, यहाँ पर किसकी लीडरशिप है? बेगम हजरत महल की। राजा बेनी माधव सिंह, राजा बलभद्र सिंह चाहलारी, ये तमाम सब लोग जो हैं वो उनके झंडों के नीचे हैं। और दगा और धोखा किसने दिया है इसको भी न कहलवाइए, वरना लखनऊ में खड़ा हूँ, लखनऊ वाले नखलऊ वाले हैं, बहुत खफा हो जाएंगे मुझसे, तो ये न कहलवाइए। तो आप देखिए कि बगावत शुरू होती है औरतों के कहने से। बगावत तरक्की करती है, उसको सुपरविजन मिलता है, लीडरशिप मिलती है औरतों की वजह से। परवान चढ़ती है औरतों की वजह से, और लखनऊ में आके ख़त्म होती है जब सारे हिंदुस्तान में बरतानिया का परचम जो था वो नीचे हो चुका था। तब उस वक्त जो थी वो बेगम हजरत महल का परचम ऊंचा था और हिंदुस्तान पर, लखनऊ पर बेगम हजरत महल की हुकूमत थी। तो ये जनाबे वाला है हिसाब। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके ये जज्बा छोड़ दीजिए, ये एहसास कमतरी छोड़ दीजिए। हम भी हिंदुस्तान के हैं, आप भी हिंदुस्तान के हैं। ना आपके यहाँ कोई सुरखाब के पर लगे हैं, ना हमारे यहाँ कोई सुरखाब के पर लगे हैं। और इस मुल्क को जो है वो हम आप मिल के पूरी तरह से वो करें। मौलाना फजलुल हक खैराबादी का आपने जिक्र किया, हमारे यहाँ सीतापुर के रहने वाले थे, खैराबाद के रहने वाले थे, और उनके यहाँ भी मैंने मौलाना फजलुल हक खैराबादी के नाम की पूरी सड़क बनवाई है। वहाँ पर पूरे उनकी इमारत बनवाई है, वहाँ पर हॉल एक बनवाया है, वहाँ पर भी जो कुछ हो सका है मैंने किया है उसके ऊपर। तो ये कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो ये मुल्क सबका है, मुल्क आपका भी है, मुल्क हमारा भी है। एक बात कहूँगा, जो ज़बान ने हमारे काम किया है, जो हमारी उर्दू ज़बान ने काम किया है मुल्क को एक करने को, जिस ज़बान के तर्जुमान वक़ार रिजवी बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक छोटा सा अखबार निकाला था, बिल्कुल ज़रा सा अखबार था, कोई पढ़ता नहीं था, कोई सीरियसली लेता नहीं था, लोग तनकीद करते थे, और जहर अच्छे काम की। पंडित जवाहरलाल जी ने कहा था
कि जब तुम्हारे कामों की तनकीद होने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा काम असर कर रहा है। उस वक्त इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस वक्त उसे किया। और आज मैं कह सकता हूं कि लखनऊ में नहीं बल्कि मगरबी उत्तर प्रदेश और आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग सवेरे अवधनामे की तलाश करते हैं। इन्होंने मूवमेंट एक चलाया। ये यहाँ से भूले भटके डॉक्टर जॉनसन हुआ करते थे एक वहाँ इंग्लिस्तान में, आपने सुना होगा, शॉर्टर बॉसवेल वगैरह तमाम सब वो। तो उस ज़माने के कुछ लोगों ने उसमें जिक्र किया है कि इंग्लिस्तान में जो लोग होते थे वो शायरों और उनकी सरपरस्ती किया करते थे। कोई भी भूला भटका शायर आ जाए, कोई अदीब आ जाए, कोई बेसहारा आ जाए, अगर कहीं पे उसको ठिकाने की जगह मिलेगी तो वक़ार रिजवी क्या मिलेगी। उसका सेमिनार भी होगा, उसका यूट्यूब भी बनेगा और उसकी खातिर और तवाज़ो भी होगी। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो आपने ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ख़ास करके कुछ अवार्ड जो आपने दिए हैं, जैसे अजीम प्रेम जी को अवार्ड दिया है आपने, ये बहुत ज़बरदस्त अवार्ड है। उनका रिकग्निशन आपने किया। उनका रिकग्निशन हिंदुस्तान में हो ही नहीं पा रहा है जितना उनका होना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट वर्कर हैं। जैसे हमारे जो हैं डॉक्टर सईदुर रहमान आज़मी साहब हैं, कह रहा था जोश दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। बिल्कुल खामोश रह के काम करते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि तो हज़रात, मैंने अपनी बात कह ली। मैं उर्दू के बारे में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कुली कुतुब शाह के ज़माने में एक आवाज़ हैदराबाद में सुनाई दी थी, पिया पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज यकतिल जिया जाए ना, कहीं तो लोग सबूरी करूं सुना जाए अम्मा किया जाए ना। ये आवाज़ उठी वहाँ से और ये आवाज़ जो है वो सफ़र करते करते आगरा पहुँची, दिल्ली पहुँची, शाहजहांबाद पहुँची और उसके बाद एक नई ज़बान बनी और उस ज़बान में हिंदुस्तान की जितनी ज़बानें थी वो सारी आ गई। और उस ज़बान ने जो सबसे बड़ा काम किया है कि हिंदुस्तान को मुत्तहिद होने का काम किया है, मुत्तहिद करने का काम किया है, और वो है उर्दू ज़बान। तो जब हम हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता की बात करते हैं, आज अगर आप पाकिस्तान में जाइए तो वहाँ जिंदाबाद नहीं कहते, जियो जियो कहते हैं, जीवे जीवे बेनज़ीर कहते हैं या नहीं कहते, जीवे जीवे कहते हैं, हम जिंदाबाद कहते हैं। केरला में जाइए, आदमी जिंदाबाद के नारे नहीं समझता लेकिन जिंदाबाद कहेगा। तो ये जो जिंदाबाद का नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उर्दू ज़बान ने दी है। और उस ज़बान की तर्जुमानी, उस ज़बान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे वक़ार रिजवी साहब। 18 साल हो गए, वोटिंग राइट 18 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया था। तो आपको वोटिंग राइट मिल गया है, 18 साल आपके पूरे हो चुके हैं। हमारी दुआ है कि आपके 18 साल नहीं 100 साल इसके पूरे हों। अवधनामा जो है अंग्रेज़ी में भी निकले, अवधनामा सारे हिंदुस्तान में निकले और अवधनामे की जो एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर, इस ट्रस्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो खिदमत खल्क करती रहें, लोगों की खिदमत करती रहें, लोगों के दिलों को जोड़ती रहें, तब ये करें